यहाँ निश्चित होता है कि क्या आप कोर्ट रूम में आपका समय, पैसा, एनर्जी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखना और हर बात, हर कदम अच्छे से समझ लेना। आप जो देखोगे, जो मुझसे सुनोगे, वो आपके केस की लीगल एडवाइस नहीं है। बड़ी उत्सुकता होती है कई सारे लोगों में ये जानने के लिए कि कैसे बनती है कोई कोर्ट केस। यही बात को लेकर यह वीडियो बनाने का मैंने फ़ैसला किया। तो सबसे पहले आती है समस्या। समस्या ऐसी जो थोड़ा सा कानून को टच करती है, जिसका थोड़ा सा संबंध कानून से होता है। समस्या ऐसी जिसे सुलझाने में आप अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। समस्या ऐसी जिसे सुलझाने के लिए किसी कानूनी सलाहकार की मदद लेना अनिवार्य हो जाता है। तो इस तरह की कोई समस्या का निर्माण जब होता है तो जाना होता है कानूनी सलाहकार के पास या वकील के पास। हमारी सिस्टम ही ऐसी है कि जब भी कोई समस्या पैदा होती है तो हमें जाना होता है किसी ऐसी जगह जो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट कहलाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपके सर में दर्द है तो आपका फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होगा डॉक्टर। आप सीधे किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर ये नहीं कहेंगे कि आपके सर का ऑपरेशन किया जाए। सबसे पहले आप जाएंगे, आपके आसपास का कोई फैमिली डॉक्टर हो सकता है या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो सकता है, बट फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट इज़ डॉक्टर। बस उसी तरह जब आपको किसी कानूनी समस्या से सामना करना पड़ता है तब आप सीधे कोर्ट नहीं पहुंचते। फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होते हैं वकील। यहाँ पर मैं कानूनी सलाहकार और वकील, यह दोनों शब्द एक ही सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो होते ही एक ही है। अब वकील साहब के यहाँ क्या होता है, वहाँ पर सबसे पहले आपकी समस्या अच्छी तरह से समझ ली जाती है। कहते हैं ना, किसी भी समस्या का आधे से ज़्यादा हल उस समस्या को अच्छी तरह से समझने में होता है। इसलिए समस्या को अच्छी तरह से समझना यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होती है। समस्या समझने में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सुनना, पक्षकार की बात ध्यान से सुनना। उसके बाद होती है चर्चा, जिसमें होते हैं सवाल जवाब। काफ़ी सारे सवाल वकील साहब पक्षकार को पूछ सकते हैं। ऐसे सवाल जो कभी सीधे भी हो या कभी उल्टे पुल्टे भी हो। इस तरह के भी सवाल वकील साहब पूछ सकते हैं जो पक्षकार को लगे कि क्या ये मेरे वकील है या मेरे विरोधी पक्ष के। मगर ध्यान रखिए, इस तरह के सवाल जब वकील साहब पूछते हैं तो वो कुछ बातें जानने के लिए, कुछ तथ्य आपसे उगालने के लिए पूछते हैं। और हो सकता है साथ ही में वकील साहब आपने बताई हुई बातों के नोट्स ले रहे हो। पक्षकार की पूरी समस्या सुनने के बाद, समझने के बाद कुछ बातें खुद ही उभर आती है और कुछ बातें विचार पूर्वक स्पष्ट कर लेनी होती है। वकील साहब पूरे विचार पूर्वक पहले यह निश्चित करते हैं कि इस समस्या का एग्जैक्ट हल क्या है, एग्जैक्टली क्या करने से, क्या मांगने से समस्या हल हो सकती है। और एक और बात यह तय की जाती है कि आपके समस्या का जो भी हल है वो कहाँ है, किसके पास है। क्या वह हल कोर्ट में है या कोर्ट के बाहर है। दरअसल यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां यह तय किया जाता है कि क्या आपने कोर्ट केस करना चाहिए या आपने कोर्ट के बाहर कुछ और चीज़ करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, अगर आपकी समस्या फैमिली से रिलेटेड है, मान लो कि पति पत्नी के बीच की समस्या है,
तो सुनने के बाद वकील साहब को कई बार यह बात ध्यान में आ जाती है कि इस समस्या का हल कोर्ट में नहीं बल्कि किसी फैमिली काउंसलर के पास मिल सकता है। हो सकता है आपकी समस्या, जो फैमिली समस्या है, वो बिहेवियर से रिलेटेड हो, कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जो फैमिली काउंसलर के साथ कंसल्टेशन करने पर, काउंसलिंग करने पर हल हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में सीधे कोर्ट में केस फाइल करना, यानी कि पति पत्नी के बीच के संबंध खराब करना, ऐसा उसका उल्टा परिणाम हो सकता है। इसलिए वकील साहब यह सलाह दे सकते हैं कि आप कोर्ट में सीधे ना जाकर किसी काउंसलर के पास जाए या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी ये बताया हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी इस तरह से रखें कि कोर्ट में जाने की नौबत ही ना आए। तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि जहाँ तक पॉसिबल हो कोर्ट केस अवॉइड कीजिए। हमारे मराठी में एक कहावत है, शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढ़ू नये। उसका मतलब यह है कि जो सयाना है, जो वाइज पर्सन है, उसने कोर्ट के सीढ़ी पर कभी कदम नहीं रखना चाहिए। इसका अर्थ ही यह है कि जो सयाना आदमी होता है उसने अपनी ज़िंदगी इस तरह से जीना चाहिए कि उसके लाइफ में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें कोर्ट केस ना पैदा हो। क्यों ऐसी कहावत बनी होगी? ये कहावत इसलिए बनी कि सदियों के अनुभव के आधार पर आदमी समझ गया कि जब वो कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर उसका फ़ायदे के अलावा नुकसान भी बहुत हो सकता है। नुकसान समय का, नुकसान पैसे का, नुकसान एनर्जी का और नुकसान चारित्र्य का, क्योंकि सभी बातें वहाँ पर फिर खुल्लम खुल्ला की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए ये अनुभव के आधार पर यह कहावत बनी है। तो इसीलिए इस मोड़ पर अच्छा वकील हमेशा सही सलाह देगा, ना कि आपको पसंद आने वाली सलाह देगा। जो सलाह आपके लिए उचित है वो सलाह दी जाएगी। हो सकता है आप वकील साहब के पास आए ही हो इस इरादे से, यह इरादा पक्का करके कि आपको कोर्ट में जाना है, मगर आप खुद यह तय नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते कि क्या उस सिचुएशन में कोर्ट में जाना आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। यह आपको कोई एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। इसलिए जब आपको इस तरह की कोई सलाह दी जाती है तो उसे भी नज़रअंदाज ना करें, वो आपके हित में है। आगे बढ़ते हैं। तो इस मोड़ पर अगर यह निश्चित कर लिया जाता है वकील साहब की ओर से, या ऐसी सलाह दी जाती है अगर कि कोर्ट में केस करना ज़रूरी है, तब आता है अगला कदम, यह निश्चित करना कि एग्जैक्टली किस कोर्ट में कौन से प्रकार की आपकी केस होगी। क्योंकि देखिए, किस कोर्ट में केस दाखिल करना यह आपकी चॉइस नहीं होती, यह बात कानून में ही अंकित होती है कि किस प्रकार की समस्या है, उस प्रकार के हिसाब से किस कोर्ट में केस जाएगी, यह कानून में ही लिखा होता है। कई बार क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि वकील साहब हाई कोर्ट में केस दाखिल करना है। वो इस अंडरस्टैंडिंग से कहते हैं या इस भावना से कहते हैं कि वहाँ पर जल्द ही जजमेंट मिल जाता है, जल्द ही केस ख़त्म हो जाती है, ऐसा उन्हें लगता है। इसलिए वो तय करते हैं कि वकील साहब हाई कोर्ट में केस करिए। मगर देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं होता। जिस प्रकार से कानून के अंदर बहुत सारे प्रावधान होते हैं, आपके अधिकारों के प्रावधान, आपके कर्तव्यों के प्रावधान, उसी प्रकार जब आपके अधिकार उल्लंघित किए जाते हैं किसी और पक्ष से, तो उसके खिलाफ जो कोर्ट केस होगी वो किस कोर्ट में होगी, यह भी कानून में लिखा हुआ होता है। और जो कुछ लिखा हुआ होता है उसी कोर्ट में केस दाखिल करनी होती है, और अपने मन से किसी भी कोर्ट में केस दाखिल नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पे अगर आपका फैमिली मैटर है, मान लो कि डिवोर्स से रिलेटेड मैटर है, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मैटर है, या चिल्ड्रन की कस्टडी का मैटर है, या मेंटेनेंस का मैटर है, तो इस प्रकार के मैटर्स फैमिली कोर्ट में जाएंगे।
अगर आपका सर्विस रिलेटेड मैटर है, जैसे कि अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र या डिसिप्लिनरी इंक्वायरी या प्रमोशन, इसी तरह का कोई सर्विस रिलेटेड मैटर है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाना होगा। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाना होगा। अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में के सर्विस में हो या उसी पोस्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो तो। अगर आप केंद्र सरकार के नौकरी में हो तो आपको कैट में जाना होगा, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वहाँ जाना होगा। अगर आप लेबर से रिलेटेड कोई मैटर है, इंडस्ट्री से रिलेटेड मैटर है, तो आपको हो सकता है इंडस्ट्रियल कोर्ट में जाना हो। तो इस तरह से बहुत सारे मैटर्स और उस हिसाब से बहुत सारे कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स दिए हुए होते हैं, वहाँ आपकी केस दायर की जाती है। अगर कोई भी कानून में किसी तरह का प्रावधान नहीं है कि कहाँ केस जानी चाहिए, तो सीपीसी में आप सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। वो एक रिपोजिटरी ऑफ पावर होता है। वहाँ सिविल नेचर के यानी दीवानी स्वरूप का हर कोई दावा स्वीकार किया जाता है सिविल कोर्ट में। तो सिविल सूट ये आपकी रेमेडी उपलब्ध हमेशा होती ही है। मगर एक बात ध्यान रखिए, ये सब मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। यह कोई आपके केस की कानूनी सलाह नहीं है। आप अपने केस की कानूनी सलाह अपने वकील साहब से लीजिए। इसके बाद का कदम होता है यह चेक करना कि कहीं किसी कानून में, मतलब कि जो कानून आपके केस को लागू होता है, उसमें अगले पक्ष को नोटिस देना अनिवार्य तो नहीं। कई बार कानून में इस तरह की नोटिस अनिवार्य की जाती है कि कोई भी केस दायर करने के पहले। इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी नोटिस, यानी कानूनी तौर से अनिवार्य नोटिस। यह ऑप्शनल नहीं होता, यह नोटिस देनी ही पड़ती है और उतना समय जाने देना पड़ता है जितना समय कानून ने निश्चित किया होता है। एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ जो कि चेक बाउंसिंग के केस में होता है। चेक बाउंसिंग के केस में नोटिस देना अनिवार्य होता है और उस कानून में दिया हुआ अवधि खत्म होने के बाद ही आप केस कर सकते हैं। वह अवधि खत्म होने देना आपके लिए अनिवार्य होता है उस व्यक्ति को नोटिस मिलने के तारीख से। उसके पहले अगर आप केस दायर करते हैं तो केवल इसी वजह से आपकी केस न्यायालय खारिज कर देगा। इसीलिए यह चेक किया जाता है कि कहीं स्टैट्यूटरी नोटिस देना अनिवार्य तो नहीं, और अगर जवाब आता है हाँ अनिवार्य है, तो इस तरह की नोटिस पहले देने की सलाह दी जाती है और नोटिस दी जाती है और उसमें का अवधि खत्म होने का इंतज़ार करना पड़ता है। कई मामलों में नोटिस देना यह कोई कानून की अनिवार्यता नहीं होती है, कानून की बाध्यता नहीं होती है, मगर ऑप्शनल होता है। कई बार परिस्थिति को जज करके यह निर्णय लिया जाता है कि कोर्ट में केस दाखिल करने के पहले खुद ही हम अपनी तरफ से नोटिस विरोधी पक्ष को दे या नहीं दें। कभी कभी यह ऑप्शनल नोटिस विरोधी पक्ष को देना अच्छा होता है और कभी कभी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब ज़रूरत नहीं होती है तो सीधे कोर्ट में केस दायर की जा सकती है, और जब ऐसा लगता है कि नोटिस देना अच्छा रहेगा तब एक नोटिस विरोधी पक्ष को दी जाती है और उसमें दिया हुआ कालावधि समाप्त होने के बाद ही कोर्ट केस दायर की जाती है। तो यह हो गई नोटिस की बात। अब अगला कदम आता है रिसर्च, यानी कि पढ़ाई, स्टडी, पूरी केस की फैक्ट्स और वो केस को लागू होने वाले जो कानून होते हैं वो कानूनों की गहराई से पढ़ाई। मतलब वो कानून अधिनियम के रूप में हो सकते हैं, नियमों के रूप में हो सकते हैं, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स इनके भी रूप में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके केस को जो कानून लागू है उसके कई तरह के इंटरप्रिटेशंस सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कर रखे हो। तो वो इंटरप्रिटेशंस क्या है वह भी वकील साहब को समझ लेना ज़रूरी होता है और इसके लिए गहराई से रिसर्च करना ज़रूरी होता है। यह रिसर्च
समाप्त होने के बाद आता है एक महत्वपूर्ण कदम, वो ये कि जो भी कानून आपके केस को लागू है, जो कि वकील साहब ने स्टडी कर चुके हैं, वह कानून और उसके प्रावधान जब आपके केस के फैक्ट्स को अप्लाई किए जाते हैं, जब लगाकर देखे जाते हैं, तो कुछ पोजीशन उभरती हुई नज़र आती है। वो पोजीशन यानी कि या तो वो केस क्या आपके फेवर में जा सकता है या आपके खिलाफ जा सकता है, यह बात होती है। और यहाँ वकील साहब को एक अंदाज़ा आ जाता है कि क्या ये केस आपके फेवर में हो सकती है या आपके खिलाफ जा सकती है। यह अंदाज़ा लेते वक्त वकील साहब केवल उनकी जो रिसर्च है उसके ही भरोसे नहीं, तो उनका जो कई सालों का कोर्ट के साथ जो अनुभव है, जजेस कैसे विचार करते हैं, कैसे विचार कर सकते हैं आपके केस में, इन सब बातों पर निर्भर होता है। हाँ, एक बात और, कानून के अलावा अगर आपके केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ एविडेंसेस है, तो उनकी भी स्टडी की जाती है। वो भी एक बात मैं बताना भूल गया, तो यहाँ पर वो मैं अभी स्पष्ट कर रहा हूँ। कानून के अलावा आपके केस में जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सपोर्टिंग एविडेंस है या जो भी आपके अगेंस्ट है, वो पूरे एविडेंसेस की भी स्टडी की जाती है। तो मतलब कि आपके केस के फैक्ट्स, आपके केस को लागू होने वाले कानून और उनके प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स में दिया हुआ इंटरप्रिटेशन और आपके केस में उपलब्ध दस्तावेज, जो या तो आपके फेवर में हो सकते हैं या आपके खिलाफ हो सकते हैं, और वकील साहब का अनेक साल का जो अनुभव है कि इन परिस्थितियों में कोर्ट्स कैसे विचार कर सकते हैं, ये सब बातें कुल मिलाकर वकील साहब आपको देते हैं सलाह, और वो है अगला कदम, ओपिनियन, एडवाइस। यह कदम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ निश्चित होता है कि क्या आप कोर्ट रूम में आपका समय, पैसा, एनर्जी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। यह निर्भर करता है आपको वकील साहब देने वाले सलाह पर। तो क्या आपको पसंद आने वाली सलाह चाहिए या सही सलाह? अर्थात आपको सही सलाह की ज़रूरत होती है, ना कि पसंद आने वाली सलाह की। जो सही सलाह वह सलाह होती है जो आपको भले ही पसंद ना आए, मगर जो आपके हित में रहे। तो इस सलाह में हो सकता है वकील साहब आपको बताएं कि आपके केस में जीतने के चांसेस कम है, या हो सकता है उनके पढ़ाई के बाद और उनके एस्टिमेशन में आपकी केस अच्छी भी हो, तो वो आपको कोर्ट में जाने की भी सलाह दे सकते हैं। निर्भर करता है कि आपके केस के फैक्ट्स क्या है, कानून क्या है, कोर्ट्स कैसे सोचते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है। ये पूरी बातें ध्यान में लेने के बाद वो सलाह होती है। कई बार पक्षकार हमसे पूछते हैं कि वकील साहब, हमारे केस में जीतने का कितना % चांस है, या कोई पक्षकार पूछते हैं कि क्या वकील साहब हमारे केस में जीतने की गारंटी क्या है। गणित में जिस तरह से 2 + 2 4 होते हैं, उस तरह से कानून में या कोर्ट कचहरी में नहीं होता। यहाँ पर एग्जैक्ट तरीके से क्या होगा कोर्ट में, यह नहीं बताया जा सकता। केवल दिया जा सकता है एक ओपिनियन, एक पॉसिबिलिटी। गीता का जो एक पॉपुलर श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो यहाँ भी लागू होता है वकील को। वकील अपना कर्तव्य करते हैं, आपकी केस अच्छी तरह से बनाना, उसे अच्छे से अच्छे पॉसिबल तरीके से कोर्ट के सामने पेश करना, ये हमारे यानी वकीलों के हाथ में होता है। उसके बाद जो निर्णय है वो न्यायाधीश महोदयों पर होता है निर्भर। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से सलाह ये स्टेज ख़त्म होने के बाद आता है अगला कदम।
फिर पक्षकार अपनी मनस्थिति के अनुसार, अपने बजट का अंदाज़ लेकर, उसकी तैयारी का अंदाज़ा लेकर यह निश्चित करता है कि वो कोर्ट केस के लिए जाए या नहीं जाए। अगर वो कोर्ट केस के लिए जाते हैं तो फिर कोर्ट केस की तैयारी शुरू कर देते हैं वकील साहब। हाँ, यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ कि कई बार केस अच्छी नहीं है, इस तरह का ऑनेस्ट एडवाइस देने के बावजूद भी कुछ पक्षकारों की इच्छा रहती है कि फिर भी एक बार केस करके देखिए। तो हो सकता है ऐसे में कभी कभी पक्षकार का नसीब भी काम कर जाता है। तो ऐसे मामले में फिर वकील साहब खुद केस के जज ना बनते हुए वकील का रोल निभाते हैं और वो केस पक्षकार की इच्छा के अनुसार दाखिल करके देखते हैं। तो अगला कदम होता है केस की तैयारी शुरू करना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है केस की ड्राफ्टिंग, केस लिखना, लिखित रूप से केस तैयार करना, जिसे हमारे वकालत के भाषा में कहा जाता है ड्राफ्टिंग। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। जब मैं कहता हूँ लिखित रूप से, इसका मतलब यह नहीं है कि स्याही से या पेन से वो केस लिखी जाती है, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माने में टाइपिंग या अभी तो कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर पर प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें आ गई है। इस कदम में काफ़ी थिंकिंग लगती है, काफ़ी विचार जाता है, काफ़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। कानूनी प्रक्रिया में लिखित रूप से केस तैयार करना इस कदम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसका उद्देश्य ही ये होता है कि आपको जो कहना है उसे परमानेंस लाना, उसे एक डेफिनेटनेस लाना, उसमें एक एग्जैक्टनेस लाना, ताकि बाद में आप अपने कहने पर से बहक ना जाए आगे या पीछे। इसका महत्व आप एक और बात से समझेंगे। देखिए, बाद में जब केस में आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, ओरल आर्ग्यूमेंट्स, तब आपने जो लिखित रूप से केस रखी है न्यायालय के सामने, उससे आप बिल्कुल हट नहीं सकते, उससे अलग आप कुछ भी आर्ग्यू कर नहीं सकते। अगर ऐसा करने की आपने कोशिश की तो ये परमिट नहीं होगा, मतलब इसे परमिशन नहीं मिलेगी। आपने जो केस ड्राफ्ट की है उसी तरीके से, उसी लाइंस पर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप पॉइंट्स आगे पीछे बोल सकते हैं, मगर वो आपके केस में लिखे हुए होने चाहिए। एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, मेरे कुछ 10-12 पक्षकार जो एक लोकल बॉडी में एम्प्लॉय थे, उनको वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सस्पेंड कर दिया था। कारण ये था कि वो बैंकॉक क्यों गए, बस ये कारण था। तो जब हमने उनकी केस कोर्ट में बनाकर दाखिल करी, तब पहले हियरिंग में न्यायमूर्ति महोदय ने मुझसे एक सवाल पूछा, ये बताइए कि क्या वो सभी लोग अपने पैसे से बैंकॉक गए थे? तो मैंने जवाब दिया, यस माय लॉर्ड, दे हैड स्पेंट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। तो न्यायमूर्ति महोदय ने मुझे अगली बात ये पूछी कि आपने ये बात केस में कहाँ लिखी है, वो बताइए। तो वो बात हमने ऑफ कोर्स लिखी थी, तो मैंने वो पन्ना निकाल कर उनको वो पैराग्राफ उनकी नज़र में ला कर दिया। तो उन्होंने जब वो देखा, तुरंत उन्होंने सस्पेंशन पर स्टे ऑर्डर कर दिया। मतलब उनको विश्वास आ गया कि जो बात मैं ज़बानी आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ वो डेफिनेटली लिखित रूप में भी है और वो हमारे क्लाइंट्स के एफिडेविट पर है, जिसे बहुत ज़्यादा महत्व होता है। देखिए, लॉ में ड्राफ्टिंग के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, और वो टेक्निक्स के अनुसार ही ड्राफ्टिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ड्राफ्टिंग करते वक्त मटेरियल फैक्ट्स ज़रूर आनी चाहिए। मटेरियल फैक्ट्स यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य वो आने ही चाहिए। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या होंगे? वह तथ्य, वह वस्तुस्थिति, वह फैक्ट्स जो आप अगर प्लीड ना करें तो आप जो चाह रहे हैं वो रिलीफ ना मिले न्यायालय की तरफ से। फिर एक नियम है कि एविडेंस प्लीड ना करें, सिर्फ फैक्ट्स प्लीड करें। फिर एक है कि वो आप जो लिख रहे हो उसमें प्रिसीजन हो,
कंसाइजनेस हो, ये सब चीज़ें। अभी मैं यहाँ उसके डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि ये वीडियो उस विषय पर नहीं है। बताने की बात सिर्फ यह है कि इसके भी कुछ नियम होते हैं और वो नियमानुसार ही ड्राफ्टिंग करना पड़ता है एडवोकेट्स को। अब जब केस ड्राफ्ट होती है तो उसके मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉज टाइटल, दूसरा पार्ट होता है बॉडी ऑफ द केस और तीसरा पार्ट होता है प्रेयर क्लॉजेस। मतलब फिर मैं एक बार बताता हूँ। कॉज टाइटल ये एक पहला पार्ट होता है। इसमें कोर्ट का नाम, बाद में केस का प्रकार, फिर पार्टीज़ के नाम, मतलब कौन वादी है और कौन प्रतिवादी है, उनकी योजना वकील साहब जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से वो लिखने पड़ते हैं, और केस का टाइटल। ये हो गया कॉज टाइटल। अब बस आप इसके डिटेल मतलब इसमें उलझिए मत, शब्द सिर्फ याद रखिए। कॉज टाइटल मतलब उसमें ये बातें आती है जो पहला पार्ट होता है केस के ड्राफ्टिंग का। फिर दूसरा पार्ट होता है केस की बॉडी। इस बॉडी में आते हैं आपके केस के पूरे फैक्ट्स, पूरे तथ्य, और आपके केस में जो ग्राउंड्स रेज कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स, वो भी आ सकते हैं। तो ये हो गया केस की बॉडी। हाँ, इस बॉडी में जो डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्टिंग में लगाना चाहते हैं उसका भी थोड़ा सा जिक्र हो सकता है। तो ये हो गया दूसरा पार्ट केस की बॉडी। और तीसरा पार्ट वो होता है प्रेयर क्लॉजेस, यानी कि विनंती परिच्छेद। इसमें वकील साहब को ड्राफ्ट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या रिलीफ आप न्यायालय से चाहते हैं, कोर्ट से चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको मेरी एक केस दिखाता हूँ कैमरा पर। अब यह देखिए, यह एक केस है। अब इस केस में कैसे 3 पार्ट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला केस का पार्ट होता है कॉज टाइटल। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया, तो कॉज टाइटल ये यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं जैसे मैंने समझाया। यहाँ सबसे पहले है कोर्ट का नाम, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे नागपुर बेंच नागपुर। फिर है केस का नेचर, क्या केस का क्या प्रकार है, जैसे रिट पिटिशन नंबर, जो भी नंबर है /2021 जो भी है। फिर यहाँ पार्टीज़ के नाम हैं, एक पार्टी विरुद्ध दूसरी पार्टी, मतलब कि पिटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट्स। और यहाँ पर पार्टी के डिटेल्स है, पिटिशनर का नाम है, उसकी उम्र है, उसका क्या कामकाज है वो है और पता है। इसी प्रकार प्रतिवादी का। और उसके बाद है केस का हेडिंग, मतलब केस क्या है, रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हो गया कॉज टाइटल, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट और द केस। और फिर शुरू होती है केस की बॉडी, जो दूसरा पार्ट है, जो यहाँ से शुरू होती है। द पिटिशनर नेम्ड अबव मोस्ट रिस्पेक्टफुली बेग्स टू सबमिट एज अंडर। और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 1, और यहाँ से कंप्लीट देखिए फैक्ट्स, यहाँ हेडिंग है फैक्ट्स, फिर इसके नीचे आएंगे फैक्ट्स। अब ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये है हाई कोर्ट के रिट पिटिशन का, इसलिए इसकी रचना इस तरह से होती है, एक पद्धति होती है वहाँ पर केस करने की, इसलिए इस तरह से रचना होती है। आपकी केस अगर सिविल सूट है तो बॉडी में थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में करनी है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो उस एक्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट के अंदर जो रूल्स बने हैं उस रूल्स में दिया हुआ है, तो उसी फॉर्मेट के अनुसार वो केस तैयार करनी पड़ती है। तो ये रिट पिटिशन जो मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, इसमें नैरेटिव में फैक्ट्स है, और फिर यहाँ पर फैक्ट्स खत्म होने के बाद यहाँ पर ग्राउंड्स है, यानी आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स, और ये है जो बॉडी है केस की, मतलब जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद शुरू होता है तीसरा पार्ट जो है प्रेयर क्लॉज, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर प्रेयर क्लॉज में ये शुरुआत का फॉर्मल पैराग्राफ होता है, और उसके बाद लिखा जाता है एग्जैक्टली क्या चाहते हैं हम कोर्ट से। जैसे इसमें लिखा है, क्वैश एंड सेट असाइड द लेटर डेटेड 21 November 2019
इश्यूड बाय द रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, यानी प्रतिवादी क्रमांक 1 ने जो पत्र दिया है उसे क्वैश किया जाए, एंड डायरेक्ट द रिस्पॉन्डेंट टू रिस्टोर द पिटिशनर स्टेटस एज सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर अवार्ड ऑफ रेगुलर आउटलेट डीलरशिप ऑफ पेट्रोल पंप एट सच एंड सच साइट। तो ये पेट्रोल पंप से रिलेटेड मैटर है, इसलिए इसमें ये सब बातें आई हुई है। तो इस प्रकार से तो बिनती परिच्छेद लिखे जाने होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वगैरह। तो इस तरह से ये मेनली 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं किसी भी केस के। उसके बाद अगला कदम है पार्टीज़ के सिग्नेचर्स और एफिडेविट। देखिए, सिग्नेचर के बिना कोई भी केस बड़ी ब्यूटीफुली प्रिंटेड क्यों ना हो, वो केवल एक ड्राफ्ट होता है। वो केस उसे नहीं कह सकते जब तक वो साइन नहीं होती। जब पार्टीज़ अपना साइन करती है, इसका मतलब उसमें जो लिखा हुआ है वो पार्टीज़ को मंजूर है और वही दावा, वही विनती पार्टीज़ कोर्ट से करना चाहती हैं, ऐसे उसका मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिटिशनर की साइन है और फिर जो वकील साहब ये ड्राफ्ट करते हैं उनकी भी सिग्नेचर बाजू में होती है। जैसे यहाँ पर मेरी सिग्नेचर है और उसके बाद हाई कोर्ट में उसी केस के नीचे एफिडेविट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सोलेम अफर्मेशन, और यहाँ वो सोलेम अफर्मेशन का मैटर है, और यहाँ फिर से पार्टीज़ की साइन है और मेरी साइन है। और इसके बाद ये जो है नोटरी, या तो ये नोटरी के सामने हो सकता है या हाई कोर्ट में ही जिस ऑफिसर को एफिडेविट करने का अधिकार दिया गया होता है उस ऑफिसर के सामने भी एफिडेविट कर सकते हैं। आजकल लॉकडाउन पीरियड शुरू है, इसलिए हाई कोर्ट का एफिडेविट करने की प्रोसेस बंद है, तो पार्टीज़ नोटराइज करके ये लाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नोटरी की सिग्नेचर है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ केस में होती है वो ये कि केस को कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। अगर हाई कोर्ट की केस है, रिट पिटिशन, तो उसके साथ एफिडेविट के साथ कुछ, मतलब केस के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, और उसके पहले यहाँ पर एक लिस्ट देनी पड़ती है, लिस्ट ऑफ एनेक्स्चर्स। और यहाँ पर एनेक्स्चर नंबर 1, एनेक्स्चर नंबर 2, पूरा ऐसी लिस्ट देने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने हम शुरू कर दिए। देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मैप्स है और कुछ डीड है और कुछ वो चीज़ है, और जो लेटर कैंसिल कराना हम चाहते हैं वो लेटर भी यहाँ पर है। तो इस तरह से ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है ये लगाने पड़ते हैं, और इस तरह से ये जो है कंप्लीट केस का ये पेपर बुक बनता है, और इस तरह से केस बनती है। आज के वीडियो का विषय यही है कि केस कैसे बनती है, तो ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो इस तरह से केस बनने के बाद उसको फाइल किया जाता है कोर्ट फ़ी वगैरह पे करके, और ये फाइलिंग जो प्रोसीजर होती है ये अलग वीडियो का विषय हो सकता है। इस वीडियो का वो विषय नहीं है, इसलिए उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। मुझे पता है वीडियो लंबा हो गया है, मगर जब आपको सभी बातें स्टेप बाय स्टेप समझानी थी तो इतना तो समय लगना ही था। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आखिर तक वीडियो देखने का पेशेंस आपने रखा, और धन्यवाद भी, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँचे तो आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, और नहीं आया होगा तो डिसलाइक करिए, और कमेंट्स आपके ज़रूर दें कि क्या बातें आपको समझ में आई, क्या बातें अच्छी लगी। मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कहता है कि सर ये बातें मुझे अभी बड़ी स्पष्ट हो गई है, आपने बहुत अच्छे से बताया, तो अभी मुझे कोई शंका नहीं रही। ऐसी जब बात लोग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बस उसी खुशी के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई स्टॉप हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर टिल देन।